नमस्ते और स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो जो अक्सर बड़ी बड़ी सल्तनतों की छाया में थोड़ा छिप सा जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का भारत। एक ऐसा समय जब दिल्ली में कोई एक बादशाह नहीं था, बल्कि पूरे देश में कई शक्तिशाली राजवंश अपनी अपनी कहानी लिख रहे थे। बिल्कुल। इसे आप एक तरह का पावर वैक्यूम का दौर कह सकते हैं, जहां सत्ता किसी एक केंद्र में नहीं थी, बल्कि कई छोटे-छोटे शक्तिशाली केंद्रों में बटी हुई थी। और जब भी ऐसा होता है, इतिहास बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। सही। तो हमारे हाथ में जो स्रोत है वो इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने हैं, और इनमें हमें उस समय के बड़े खिलाड़ियों की कहानियां मिलती हैं। जैसे कि उत्तर में हर्षवर्धन। हाँ, दक्कन में चालुक्य और दक्षिण में पल्लव और राष्ट्रकूट। और इन पन्नों में सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के ब्यौरे नहीं हैं। इनमें वास्तुकला, साहित्य और उस दौर की सांस्कृतिक समृद्धि की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम राजाओं, लड़ाइयों और इन अद्भुत मंदिरों के उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर ने भारत को कैसे गढ़ा। एक तरह से ये इतिहास का अपना गेम ऑफ थ्रोन्स है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन यहाँ सिंहासन के खेल के साथ साथ पत्थर में कविता लिखने की एक जबरदस्त होड़ भी मची हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सत्ता का संघर्ष है, पारिवारिक बदला है, गठबंधन है, विश्वासघात भी है। लेकिन इन सब के बीच रचनात्मकता का एक ऐसा विस्फोट होता है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरूर। उत्तर भारत से वहां के सबसे बड़े नामों में से एक हर्षवर्धन। इनकी कहानी में वो सारे तत्व हैं जो एक एक शानदार फिल्म में होते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी पारिवारिक त्रासदी से होती है। हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु के बाद उनकी बहन राजेश्री के पति, जो कन्नौज के राजा थे, हाँ, उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन बदला लेने जाते हैं तो उन्हें भी धोखे से मार दिया जाता है। और इन हालात में सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठना पड़ता है। हाँ, और उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, अपने परिवार का बदला लेना और एक बिखरते हुए राज्य को संभालना। और वो एक महान शासक बनते हैं। राजधानी कन्नौज, बौद्ध धर्म को संरक्षण। उन्होंने प्रयाग में हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। और तो और वो खुद एक लेखक भी थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये दिखाता है कि एक राजा का कद सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से नहीं, बल्कि कला को दिए गए आश्रय से भी बनता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन-सांग भारत आए थे। शानजांग, हाँ। और वो कई साल उनके दरबार में रहे। उनके यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के समाज और राजनीति की बहुत अहम जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन का सीवी तो जबरदस्त था। वो उत्तर के बेताज बादशाह बन चुके थे। बिल्कुल, और उनकी नजर अब दक्षिण पर थी। लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना एक ऐसी दीवार से हुआ जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और यहीं से हमारी कहानी का रुख दक्कन की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। नर्मदा नदी एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बन गई। हर्षवर्धन की विशाल सेना को वहां रोक देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और जिसने ये कर दिखाया वो थे चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। ये सच में एक पावर हाउस थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। मतलब दक्षिण के स्वामी। हाँ, और इस जीत का जिक्र उनके ऐहोल शिलालेख में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। अच्छा। उसमें रवि कीर्ति बड़े गर्व से लिखते हैं कि जिस हर्षवर्धन का प्रताप हाथियों की सेना से भी नहीं रुकता था, वो इस युद्ध के बाद अपना हर्ष यानी अपनी खुशी खो बैठा। वाह, ये तो पोएटिक जस्टिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये एक क्लासिक जैसी करनी वैसी भरने वाला मामला बन जाता है। कैसे? हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने दक्षिण की ओर अपना अभियान जारी रखा और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया। लेकिन वो शायद पल्लवों की शक्ति को कम आंक रहे थे। एग्जैक्टली। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए वापस आए।
और उन्होंने सिर्फ बदला ही नहीं लिया, उन्होंने इतिहास बदल दिया। हाँ, उन्होंने ना सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को हराया बल्कि उनकी राजधानी वातापी मतलब आज का बादामी पर कब्जा कर उसे लगभग नष्ट कर दिया। और इसी जीत के बाद उन्होंने उपाधि ली वातापी कोंड की, यानी वातापी का विजेता। ये किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। ये जीत और बदले का एक पूरा चक्र है जो उस युग की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। लेकिन ये लड़ाइयां सिर्फ सत्ता के लिए तो नहीं थी, है ना? इनमें संस्कृति और वास्तुकला की भी टक्कर थी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। भक्ति तो एक हिस्सा थी, लेकिन एक शानदार मंदिर बनाना एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। ये कहने का तरीका था कि मेरा साम्राज्य समृद्ध है, मेरे देवता शक्तिशाली हैं और मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये कल्चरल पावर का प्रदर्शन था। बिल्कुल, जो सैन्य शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण था। और चालुक्यों ने इस शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐहोल और पट्टादकल जैसी जगहों पर अविश्वसनीय मंदिर बनवाए। और यहीं उन्होंने एक नई वेसर शैली भी शुरू की। हाँ, वेसर शैली। इसे आप एक फ्यूजन वास्तुकला की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए, उत्तर भारत के मंदिर का घुमावदार ऊंचा शिखर, जिसे नागर स्टाइल कहते हैं, और उसे दक्षिण भारत के मंदिर के सीढ़ीदार पिरामिड जैसे विमान, जिसे द्रविड़ शैली कहते हैं, के साथ मिला दिया। चालुक्यों ने इन दोनों के श्रेष्ठ हिस्सों को मिलाकर अपनी एक नई पहचान गढ़ी। वाह! और पत्तदकल तो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। स्रोत उसे भारतीय वास्तुकला का पालना कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तदकल एक तरह की आर्किटेक्चरल लैबोरेटरी थी। लैबोरेटरी? हाँ, वहां आपको नागर शैली के मंदिर भी मिलेंगे और द्रविड़ शैली के भी, अगल बगल खड़े हुए। ऐसा लगता है जैसे उस समय के वास्तुकार वहां आकर अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग कर रहे थे। तो चालुक्य पल्लव दुश्मनी ने हमें पत्तदकल जैसा खजाना दिया। बिल्कुल। चलिए अब पल्लवों की बात करते हैं। वातापी कोंड, नरसिंहवर्मन प्रथम। उन्होंने सिर्फ जंग ही नहीं जीती, उन्होंने एक शहर भी बसाया, महाबलीपुरम। हाँ, महाबलीपुरम, जो आज एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पल्लव कला का शिखर है। वहां का शोर टेम्पल देखिए, या फिर सप्तरथ है, जिन्हें पांडव रथ भी कहते हैं। हाँ, ये एक रथ किसी इमारत की तरह ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाए गए हैं। तो फिर कैसे? इन्हें एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। एक ही चट्टान को? जी, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। ये पल्लवों की इंजीनियरिंग और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। वे वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत बड़े इनोवेटर थे। तो हमारे पास उत्तर में हर्षवर्धन का साम्राज्य था और दक्कन में चालुक्यों और पल्लवों के बीच ये जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। चालुक्यों को उन्हीं के एक सामंत उखाड़ फेंकते हैं। और यहीं से हमें उस युग की सामंती व्यवस्था की एक झलक मिलती है। मतलब? बड़े राजा अपने अधीन छोटे शासकों को जमीन और अधिकार देते थे। ये सामंत कहलाते थे। लेकिन कई बार ये सामंत इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपने ही राजा को चुनौती दे बैठते थे। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने बिल्कुल यही किया। हाँ, वो चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन मौका देखकर उन्होंने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर अपने राजवंश की नींव रखी। और राष्ट्रकूटों ने अपनी विरासत के रूप में जो छोड़ा, वो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। आप एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रही हैं? बिल्कुल, जिसे दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये भी मोनोलिथिक है। कैलाश मंदिर इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा चमत्कार है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए, कारीगरों ने एक पूरी पहाड़ी के ऊपर से काम शुरू किया और उसे नीचे की ओर तराशते हुए एक विशाल 2 मंजिला मंदिर परिसर बढ़ा दिया। इट्स माइंड ब्लोइंग। करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया था। ये मानव इतिहास की सबसे असाधारण वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक है। स्रोत में औरंगजेब से जुड़ा एक मजेदार कार्टून भी है, जिसमें वो हैरान होकर कह रहा है, भैया ये मंदिर गिरता क्यों नहीं है? हाँ, वो तस्वीर इसकी मजबूती और भव्यता को दर्शाती है। कहते हैं कि औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसे मामूली क्षति ही पहुंचा सके। और एलोरा की गुफाएं, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर एक साथ हैं, वो राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती हैं। समय आगे बढ़ता है और दक्कन की राजनीति में एक और बदलाव आता है। राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्यों की एक और शाखा सत्ता में आती है और उनके सामंत के रूप में एक नया राजवंश उभरता है, होयसल। और उनके मंदिरों की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल। अगर चालुक्यों और पल्लवों ने मंदिरों को भव्यता दी, तो होयसलों ने उसे बारीकी
और अलंकरण के शिखर पर पहुंचा दिया। स्रोतों में जो तस्वीरें हैं उन पर यकीन करना मुश्किल है। वो पत्थर की नक्काशी नहीं बल्कि जैसे चंदन की लकड़ी पर की गई कारीगरी लगती है। इसकी एक बड़ी वजह उनका पत्थर का चुनाव था। उन्होंने नरम सोप स्टोन का इस्तेमाल किया। सोप स्टोन? हाँ, जो खदान से निकलने पर मुलायम होता है और जिसे आसानी से तराशा जा सकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है। अच्छा। इसी वजह से उनके कारीगर मूर्तियों में गहनों की वैसी बारीक डिजाइन और चेहरे पर वैसे भाव उकेर पाए। स्रोत में बेलूर के चेन्ना केशव मंदिर और हलेबीडु के होयसलेश्वर मंदिर का जिक्र है। इनकी एक खास पहचान है, तारे के आकार का प्लेटफॉर्म। हाँ, वो तारे के आकार का मंच या जगिती उनकी वास्तुकला की एक पहचान है। ये मंदिरों को एक अनूठी ज्यामितीय सुंदरता देता है। और ये मंदिर भी आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐसा लगता है हम जिस भी राजवंश की बात कर रहे हैं, हाँ, उसने अपने पीछे एक विश्व धरोहर छोड़ी है। हाँ, ये सचमुच अविश्वसनीय है। ये उन राज्यों के पास मौजूद विशाल संसाधनों और कलात्मक दृष्टि को दिखाता है। शक्ति का प्रदर्शन सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आस्था और कला के इन स्थायी स्मारकों के निर्माण से भी होता था। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने एक महान साम्राज्य गुप्तों के पतन से शुरुआत की और हमें लगा कि शायद इसके बाद अराजकता का दौर आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी युग था। एक केंद्रीकृत साम्राज्य से एक बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर भारत की ओर एक बदलाव। बिल्कुल। हर्षवर्धन ने उत्तर को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्यों, पल्लवों और राष्ट्रकूटों के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने दक्कन और दक्षिण में शक्ति के अलग अलग केंद्र बनाए रखे। और जैसा कि हमने बार बार देखा, इसी प्रतिद्वंद्विता ने एक तरह से रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर राजवंश अपने पूर्ववर्तियों और प्रतिद्वंदियों से बेहतर कुछ बनाना चाहता था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने रोका तो पुलकेशिन को नरसिंह वर्मन ने हराया। और इस सैन्य और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा ये हुआ कि हमारे पास आज दुनिया के कुछ सबसे शानदार मंदिर और कलाकृतियां हैं। ये उस होड़ की स्थायी विरासत है। नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ राजाओं और तारीखों की एक सूखी सूची नहीं है। नहीं, ये महत्वाकांक्षा, बदला और उस कला की कहानी है जो इन सबसे ऊपर उठी। स्रोत राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, उन आम लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। वो कारीगर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन अविश्वसनीय मंदिरों को तराशने में लगा दी। वो सैनिक जो इन राजाओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़े। और वो किसान जिनकी मेहनत की कमाई से इन विशाल साम्राज्यों का बोझ उठाया गया। अगर हमें उनकी कहानियां सुनने को मिलती तो वो कैसी होती।